तो आइए अब हम सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस के कौन कौन से टूल्स हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है हम ये छोटी सी बात जान लेते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में मान लीजिए हम 2019 का डेटा लिखें और 2020 का डेटा लिखें। मान लीजिए 2019 में मेरे पास 5 लाख की सेल थी, अब हो गई 10 लाख की सेल। अब दोनों में अगर मैं कंपैरिजन कराऊं तो अमाउंट में कितना इंक्रीज हुआ है? 5 लाख, क्योंकि 5 लाख और 10 लाख का डिफरेंस कितना आ गया? 5 लाख। अब मुझे क्या करना है? इस अमाउंट को पीछे वाले साल से कंपैरिजन कराना है। 5 लाख को अगर मैं 5 लाख से कंपैरिजन कराऊं, मैं पहले ये वाला 5 लाख लिख रहा हूं, अब मैं पीछे वाले साल वाला 5 लाख लिख रहा हूं, परसेंटेज के लिए मैं 100 कर रहा हूं, तो मुझे पता लग गया कि इस साल से इस साल में आते हुए मेरे पास सेल्स में 100% की इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि यहां सेल मैंने कितने की थी? 5 लाख, अब कितनी की? 10 लाख। दोनों में चेंज कितना है? 5 लाख। 5 लाख को मैंने 5 लाख से कंपैरिजन करवाया, 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज निकालने के लिए, तो मुझे पता चला कि मेरी सेल अब की बार 100% और इंक्रीज हो गई है। मतलब कहने का क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 2 ईयर्स के डेटा को आपस में कंपैरिजन कराते हैं, एब्सोल्यूट फिगर निकालते हैं, उसकी कंपैरिजन कराते हैं, परसेंटेज फॉर्म में आंसर निकाल देते हैं। यही टेक्निक हमको बैलेंस शीट में और यही टेक्निक हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फॉलो करनी होती है। क्या? 2 ईयर्स के डेटा को हम आमने सामने लिखेंगे, थर्ड कॉलम में हम अमाउंट निकालेंगे, फोर्थ कॉलम में हम परसेंटेज निकालेंगे, बस यही है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नाम देखिए अब इसका क्या है, इसका नेम देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मतलब मैंने क्या किया, 2 सालों की स्टेटमेंट्स को मैंने कंपैरिजन कराया, अमाउंट आया, परसेंटेज मैंने निकाल दिया। मतलब हमें यह पता लग जाता है कि एक साल से दूसरे साल में आने तक या लास्ट में हमारे पास एसेट्स में कितना चेंज हुआ, लाइबिलिटीज में कितना चेंज हुआ, परसेंटेज के अंदर देखें तो एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हो गए। तो ये सारी बातें हम बहुत अच्छी से गहराई से एनालाइज कर पाते हैं। तो ये है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद जो हमारा दूसरा टूल है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, मान लो ये मेरे पास डेटा गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी आइटम है इन आइटम्स को मैं क्या करूंगा, उसी ईयर की टोटल सेल्स से कंपैरिजन कराऊंगा, टोटल सेल्स के साथ में कंपैरिजन कराऊंगा। मतलब मैं ये देखूंगा कि ये एक्सपेंस सेल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है। इसके अंदर क्या करना होता है, मान लो मेरे पास 2 सालों का डाटा गिवन है, मैं क्या करूंगा, 2019 के डेटा को 2019 के डेटा से ही कंपैरिजन कराऊंगा, 2020 के डेटा को 2020 के डेटा से ही कंपैरिजन कराऊंगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट का जब हम टॉपिक स्टडी करते हैं तो हमको बैलेंस शीट भी कॉमन साइज स्टेटमेंट में बनानी होती है, बैलेंस शीट भी कॉमन साइज स्टेटमेंट की फॉर्म में बनानी होती है। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो उसमें हर एक आइटम को हम किससे कंपैरिजन कराएंगे, टोटल सेल्स के साथ। इसी तरह से जब हम बैलेंस शीट वाला कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या करना होता है, हमें टोटल एसेट्स के साथ एक एक एसेट को कंपैरिजन कराना होता है, इसी तरह से एक एक लायबिलिटी को हमको टोटल लायबिलिटीज के साथ कंपैरिजन कराना होता है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का चैप्टर बिल्कुल इजी है। जब हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो चैप्टर आपको पता लगेगा कि चुटकियों में ही सोल्व हो जाएगा। रियलिटी में जो चैप्टर कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट है, ये चैप्टर भी चुटकियों में सोल्व होने वाला है, क्योंकि हमको कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट के अंदर क्या करना होता है, 2 ईयर्स को आपस में कंपैरिजन कराना होता है, जबकि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें उसी साल के डेटा को उसी सेल की टोटल सेल से, या बैलेंस शीट है तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज के साथ कंपैरिजन कराना होता है और हमको चेंजेस के बारे में पता लग जाता है। तो ये हुआ कॉमन साइज स्टेटमेंट का टॉपिक और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट का टॉपिक। अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से और स्टडी करना चाहते हो तो हम थोड़ा वीडियोस में और आगे समझेंगे। अब चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की ओर, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस।
ट्रेंड एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमें हमारे बिजनेस के ट्रेंड का पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस उठ रहा है या गिर रहा है, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं या खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, या प्रॉफिट गिर रहा है या खर्चे गिर रहे हैं, तो हमें हमारे ट्रेंड के बारे में पता लग जाता है। ट्रेंड एनालिसिस का हम यूज कब करते हैं, जब हमको एक से ज्यादा सालों का कंपैरिजन कराना होता है। मान लो मेरे पास 4 सालों का डाटा गिवन है, तो मुझे 4 इयर्स के डेटा को आपस में कंपैरिजन कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास 2017, 2018, 2019, 2020 4 सालों का डाटा मेरे पास गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, 2017 के बिहाफ पर 2018 को भी 2017 से कंपैरिजन कराऊंगा, 2019 को भी 2017 से कंपैरिजन कराऊंगा, 2020 को भी 2017 से कंपैरिजन कराऊंगा। तो 2017 के बिहाफ पर मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा ट्रेंड क्या है मेरे बिजनेस का। मतलब ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम 2 से ज्यादा ईयर्स का डेटा आपस में कंपैरिजन कराते हैं। एक साल को हम बेस ईयर बना लेते हैं और बाकी जितने भी ईयर्स है उसकी आपस में कंपैरिजन हो जाती है। ट्रेंड एनालिसिस का टॉपिक भी हमारा आगे स्टडी करने में आएगा, 1 या 2 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, हम तब समझ पाएंगे। इसके बाद है हमारा अकाउंटिंग रेशोज। अकाउंटिंग रेशोज के अंदर क्या होता है, हम काफी सारे रेशोज आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे सोल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो अकाउंटिंग रेशोज की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। अकाउंटिंग रेशो के अंदर रियलिटी में होता क्या है, एक अमाउंट को दूसरे अमाउंट से कंपैरिजन कराते हैं और फिगर को हम रेशो के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। और कुछ रेशो तो ऐसे भी हैं जिसमें हमें आंसर परसेंटेज फॉर्म में आइडेंटिफाई करना होता है, दैट इज अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो के अंदर पता चल जाता है कि एक आइटम दूसरे आइटम के कंपैरिजन में कितनी टाइम्स हैं, या परसेंटेज की फॉर्म में या रेशो की फॉर्म में हमें पता चल जाती हैं। तो अकाउंटिंग रेशो का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि पिछले साल से इस साल में आते हुए, पिछले साल से इस साल के बीच में कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, मतलब कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश चला गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम 3 प्रकार की एक्टिविटीज को टोटल करते हैं। पहली होती है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज के टोटल से हमें यह पता लग जाता है कि इस साल हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश चला गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक बिल्कुल इजी है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है। जब चैप्टर में चलेंगे तब हम इसकी पूरी डिटेल जान लेंगे। तो फिलहाल अभी हमको बस इतना ही याद रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेस पर हमें यह पता चल जाता है कि इस साल के दौरान हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश चला गया, हमारे पास कितना लॉस हो गया। ये सब बातें हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट की बिहार पर पता लग जाती हैं। बात आती है कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हो सकता है कि आपके सिलेबस में ना हो, पर फिर भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमको क्या करना होता है, 2 स्टेटमेंट्स के बीच में, 2 सालों की स्टेटमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कराना होता है, और हमको यह पता चल जाता है कि हमारे फंड्स कहां-कहां यूज हुए, कहां-कहां से फंड्स आए, कहां-कहां फंड हमारे यूटिलाइज हुए, वर्किंग कैपिटल के ऊपर कितना लगा हुआ है। ये सब बातें हमको फंड फ्लो स्टेटमेंट में पता चल जाती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर हमको एसेट्स की पोजीशन, लायबिलिटीज की पोजीशन, कुछ और बातें भी होती हैं काफी सारी जो हमें पता लग जाती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट आई थिंक काफी साल पहले सिलेबस में हुआ करता था, अब हो सकता है कि आपके सिलेबस में ना हो, पर फिर भी फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट सिंपल सी बात कि हमें फंड्स के बारे में बताता है, कितना फंड्स आए, कितने फंड्स गए। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से हटकर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश की बात करते हैं, पर इसमें थोड़ा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हटकर है ये चैप्टर। इसके बाद अपने को क्या स्टडी करना है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये चैप्टर, ये टॉपिक आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाती है। मतलब मैंने जितना खर्चा किया उतने का ही मैंने सेल किया। 1 लाख की सेल हुई, 1 लाख के खर्चे हो गए, तो दोनों बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना हमें लॉस होता है, जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल इनकम, ऐसा समझ लो कि जो टोटल रेवेन्यू होती है वो इक्वल हो जाती है। मतलब मैंने जो खर्चे किए 1 लाख के और जो टोटल सेल हुई वो भी 1 लाख की। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर आकर हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट।
तो ब्रेक इवन पॉइंट रियलिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने की बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। आई थिंक आगे आपकी कुछ बड़ी क्लासेस में आपको स्टडी करने को मिलता है। तो फिलहाल हमारा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का टॉपिक कवर हो चुका है। कंप्लीट चैप्टर का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।